रिलायंस जियो जल्द से जल्द भारत में 5G कनेक्टिविटी को लाने के लिए हमेशा एग्रेसिव रहा है, मुखर रहा है और ये टेलको अपने उपयोग के लिए स्वदेशी 5G इक्विपमेंट्स को विकसित करने पर काम कर रही है। जियो ने पहले ही अपने स्वदेशी रैन और 5G नेटवर्क को तैनात और परीक्षण कर लिया है और मजे की बात है कि उसे 1 Gbps का डिलीवरी थ्रूपुट मिला है। मुकेश अंबानी ने पहले कहा था कि इस साल 2021 के दूसरे 6 माह पे वो 5G नेटवर्क को रिलीज कर देगा, लॉन्च कर देगा। हालांकि ऐसा करने के लिए जियो को अब DSS यानी कि डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग तकनीक का उपयोग करना होगा, क्योंकि दूरसंचार विभाग से अभी उनको अप्रूवल नहीं मिला। भारत में 5G के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पेक्ट्रम बैंड का डिटेल देने वाली एक अपडेटेड नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन पॉलिसी है, NFAP है। जब तक दूरसंचार विभाग टेलीकॉम को समर्पित 5G स्पेक्ट्रम का लाभ नहीं उठाता है, तब तक वे 5G को सबसे प्रभावी और कुशल तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ध्यान दें कि जियो का स्पेक्ट्रम पोर्टफोलियो है वह 5G पर आधारित है। टेलको को केवल एक उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की आवश्यकता है और यह 5G को रोल आउट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आगे हम इस वीडियो में बताएंगे कि डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग DSS क्या है और कौन से फोन आपको खरीदने चाहिए 5G स्मार्टफोन की बात में करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील रंजन, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग क्या है। डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग शॉर्ट में DSS एक नई एंटीना तकनीक है जो पहली बार समान आवृत्ति बैंड यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी बैंड में LTE और 5G के समानांतर उपयोग यानी कि पैरेलल यूसेज को सक्षम बनाती है। टेक्नोलॉजी वास्तविक समय में 5G और LTE की मांग को निर्धारित करती है। नेटवर्क तब उपलब्ध बैंडविड्थ को स्वतंत्र रूप से विभाजित डिवाइड करता है और गतिशील रूप से तय करता है कि वह किस मोबाइल संचार मानक के लिए आदर्श रूप से उपलब्ध फ्रीक्वेंसीज का उपयोग करता है। यूजर्स के लिए डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग का अर्थ है यदि आप तकनीक से लैस एंटीना के दायरे में 5G स्मार्टफोन के साथ सर्फ करते हैं तो आप 5G मानक में सर्फिंग कर रहे हैं। दूसरी ओर यदि आप एक ही एंटीना के सिग्नल रेंज के भीतर एक 4G फोन के साथ सर्फ करते हैं तो आप 4G के साथ सर्फ करते हैं। संक्षेप में 1 एंटीना एंड 2 नेटवर्क्स। अब डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग के एडवांटेजेस क्या है, आइए उसे समझते हैं। डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग एक नवीन तकनीकी उपलब्ध यानी कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट है। अब तक विभिन्न मोबाइल फोन मानकों को संचालित करने के लिए कम से कम 2 एंटीना की आवश्यकता होती थी। अब एंटीना का अपग्रेड 5G संचालित करने के लिए आवश्यक है। थैंक्स टू डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी रिफ्रेमिंग यानी कुछ फ्रीक्वेंसी का रीअसाइनमेंट या अब अतिरिक्त फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की खरीद की आवश्यकता नहीं है, खास करके 5G के एक्सपेंशन के लिए। दूसरे कंट्रीज में टेलीकॉम कंपनीज पहले से ही 5G रोल आउट के लिए डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग का उपयोग कर रहा है। इसका मतलब है कि 5G नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए मौजूदा एंटीना को बड़े पैमाने पर कन्वर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। नए 5G एंटीना के लिए इसे कम साइटों की भी आवश्यकता होती है। इसके बजाय आज के इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर यूज और यूटिलाइज किया जा सकता है। इससे टाइम और मनी दोनों की सेविंग्स होती है। अब LTE यूजर्स को डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग से क्या फायदे मिल सकते हैं, आइए उसे भी देखते हैं। डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग न केवल विस्तार को गति देता है बल्कि LTE यूजर्स के लिए भी कई फायदे हैं, जैसे कि अधिक एफिशिएंट फ्रीक्वेंसी एलोकेशन और यूजर्स को ऑप्टिमाइज्ड यूटिलाइजेशन का ओवरऑल बेटर यूजर एक्सपीरियंस देता है। इसके अलावा इंक्रीज्ड LTE स्टैंडर्ड का अनुभव भी करवाता है, एक्सपीरियंस करवाता है। डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग का उपयोग करके LTE यूजर्स को और अतिरिक्त और न्यू फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया जाता है। एज ए रिजल्ट वो पहले से ज्यादा फास्ट सर्फिंग कर सकते। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पे, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि आपके 5G स्मार्टफोन में कितने बैंड्स होने चाहिए। मैं आपको याद करा देना चाहता हूं दोस्तों कि अभी कुछ दिन पहले ही कई सारे स्मार्टफोन कंपनीज अपने अपने स्मार्टफोन लेके आ रहे हैं 5G स्मार्टफोन, जिसमें वो अपने अलग अलग फ्रीक्वेंसीज मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज की वो बातें कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने रेट को प्राइस को सेट करते हैं, जो कि सरासर गलत है। कौन से 2 फ्रीक्वेंसीज आपके 5G स्मार्टफोन में होना चाहिए जो कि स्टैंडर्ड है ग्लोबली, इवन इन इंडिया। चलिए समझते हैं कि वो कौन से 2 फ्रीक्वेंसीज हैं।
5G तकनीकी रूप से एक स्टैंड अलोन नेटवर्क नहीं है, लेकिन अतिरिक्त क्षमता के लिए 4G सेल द्वारा जोड़ा जाता है। 2.1 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अलावा 5G में भी 3.6 गीगाहर्ट्ज पर काम करता है। हालांकि यह फ्रीक्वेंसी वर्तमान में बड़े शहरों के लिए आरक्षित है। इसका कारण रेडियो फ्रीक्वेंसी की विशेषता है। 2.1 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी उच्च गति पर लंबी दूरी तक काम करती है, इसलिए यह क्षेत्र में 5G एक्सपेंशन के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। 3.6 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कम रेंज में बहुत अधिक डेटा प्राप्त करती है, इसलिए इसका उपयोग बड़े शहरों में किया जाता है। डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग की इंटरैक्शन और 3.6 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड पर कुछ साइटों का विस्तार ही नया 5G मानक बनाता है। दोस्तों, अगर आप 5G स्मार्टफोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, मेरा ये वीडियो जरूर देखिएगा। आपको कई सारे प्रॉब्लम्स जो है या आप जो सोच रहे हैं, पजल्ड होंगे, आपके डाउट्स होंगे, वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। 2.1 गीगाहर्ट्ज और 3.6 गीगाहर्ट्ज, ये दो फ्रीक्वेंसी बैंड आपके 5G स्मार्टफोन में होने चाहिए। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके 5G फोन में अगर 3 है, 4 है, 5 है, 7 फ्रीक्वेंसीज बैंड के फ्रीक्वेंसीज है, आप उस पर बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। 2.1 और 3.6, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 2.1 और 3.6 गीगाहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो ही सबसे ज्यादा आपके लिए काम का है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, लाइक्स में जरूर आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और आप लोग एक काम करना भूल जाते हैं, वो है सब्सक्राइब करना। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही ऑल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल की तरफ से जो भी लेटेस्ट लीक्ड इन्फॉर्मेशन है उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलते हैं इनसाइड स्टोरीज के अगले एपिसोड पर। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। दिस इज सुबीर, साइन ऑफ।